सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल जारी है। इससे पहले हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने हतमी मुसव्वदे में इख्तिलाफी उमूर के हवाले से कुछ अहम तब्दीलियाँ की, जिनको मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मंजूर किया। इस हतमी मुसव्वदे को फिर सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से पास किया, जहाँ अपोजिशन ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। अब सेनेट से पास होने वाली तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, जजेस के ट्रांसफ़र का मामला और मुसल्लह अफवाज के कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ शामिल हैं। जदीद जंगी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ़ करवाया गया है, जो तमाम आर्म फोर्सेस के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी के लिए बैनुल-अक़वामी प्रैक्टिसेस के ऐन मुताबिक है। जबकि तरमीम के ज़रिए फील्ड मार्शल के एजाज़ी ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ और सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना भी दे दिया गया है। इसी तरह जजेस के तबादलों का हतमी इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला गया है। इससे पहले कहा गया था कि तबादले को मानने से इनकार पर मुतल्लिका जज घर जाएगा, लेकिन आज होने वाली तब्दीलियों के तहत अब ऐसी सूरत में हतमी फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। इसी तरह आईनी कोर्ट के क़याम की तजवीज़ भी मंजूर हुई है, जिसके लिए ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 7 जजेस को शॉर्टलिस्ट भी कर दिया है। सवाल यह है कि इस तारीखी पेशरफ के क्या आईनी और सियासी असरात होंगे। उधर दूसरी तरफ रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ टीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। इसके अलावा पाक अफगान मुज़ाकरात भी अफगान साइड की हठधर्मी की वजह से, अदम तावन की वजह से नाकाम हो गए हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, लॉयर हैं PTI के, इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर टू PM ऑन KP अफेयर्स मौजूद होंगे हमारे साथ, हसन रज़ा पाशा साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर कमर चीमा एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। चीमा साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ज़रा ये बताएं, ये जो जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा कायम किया गया है, दुनिया में ये कहाँ और ये ओहदा जो है वो क्यों दिया जाता है और ऐसा करना क्यों इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? योर टेक ऑन। बहुत शुक्रिया। देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े ममालिक हैं, अमेरिका है, बरतानिया है, इवन इंडिया जो है, बहुत सारे ममालिक के अंदर जैसे जैसे जो आर्म फोर्सेस की जो ग्लोबल मिलिट्री मॉडल्स चेंज होते जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म चेंज होता जा रहा है, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ये बेसिकली नीड ऑफ द आवर है। हर आर्म फोर्सेस अपने आप को देखते हुए कि उनकी क्या ज़रूरियात हैं, तब्दीलियाँ करती रहती है। अभी इस वक्त हमारे जो नेबरिंग कंट्री भारत है, वहाँ पे एक त्रिशूल एक्सरसाइजेज हो रही है और वहाँ पे भी मल्टी डोमेन ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो पहले सिर्फ होता था कि जो करैक्टर ऑफ वॉर डिफरेंट था, अब करैक्टर ऑफ वॉर चेंज हो गया। पहले लैंड, एयर, सी होते थे, अब देखें साइबर, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन। अभी जो हालिया भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, उसमें साइबर, एयर, स्पेस और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि डिसीजन मेकिंग जो अपरेटस है वो इम्पॉर्टेंट करता है। देखिए आदिल अब्बासी साहब, हर मुल्क का एक अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर होता है, और हमारे मुल्क में ये है कि हमारे मुल्क में जो लैंड स्ट्रैटेजी है या जो लैंड फोर्सेस के चीफ जो होते हैं वो हमेशा डोमिनेट कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग में। गवर्नमेंट भी उनसे पूछती है कि किस तरह सिचुएशन, और फिर ख़ास तौर पे देखें, आपके पास एक तरफ 2600 किलोमीटर लंबा अफगानिस्तान का बॉर्डर है, दूसरी तरफ भारत के साथ 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो आपको डेफिनेटली आपको जो आर्मी है उसका रोल जो है डिसीजन मेकिंग में हमेशा ज़्यादा रहा है। तो पहले एक पोजीशन होती थी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, वो एक सेरेमोनियल था, वो उस तरह फैसले नहीं हो पा रहे थे वहाँ पे। तो ये फोर्सेस ने, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए अपनी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को बेहतर करते, और हाल ही में हमें पता है भारत के साथ जो जंग हुई तो हमें बहुत सारे वहाँ से हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। तो मैं समझता हूँ ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस जो है, इसका मकसद क्या होगा? ये सेंट्रल एक इंस्टीट्यूशन होगा जिसका बेसिक मकसद है कि प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड हो, कोऑर्डिनेशन सेंट्रलाइज्ड हो, एग्जीक्यूशन भी सेंट्रलाइज्ड हो, और मॉनिटरिंग भी सेंट्रल जगह पे आप बैठ के कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये वो फैसला है जो वो किया गया है, और इसी सिलसिले में जो चीफ ऑफ आर्मी जो स्टाफ हैं वो फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होंगे। और ये जारी बात है, हर फोर्स जो है वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। पूरी दुनिया में फोर्सेस अपने थ्रेट्स को देखते हुए
अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे होते हैं, और हमारा भी ये डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है इसी को मॉडर्नाइज किया, और आज की ये जो अमेंडमेंट है जो सेनेट के अंदर आईनी तरमीम है वो भी इसी के हवाले से। राइट, ठीक है। चौधरी साहब, ये जो जजेस के ट्रांसफ़र वाला मामला है, इसके अंदर आपके ख्याल में ये उनकी इंडिपेंडेंस पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है, या ये जो हुकूमत बता रही है कि ये क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? तो आप हमसे 243 पे हमारी ओपिनियन लेना ज़रूरी नहीं समझते? ज़रूरी समझता हूँ और बिल्कुल लूँगा, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ इस पर अपनी राय दे दें, फिर उस पर 243 पे पहले 243 पे कमर चीमा साहब ने जो बात की, आई डू नॉट एग्री विद इट। यू डोंट एग्री विद? दे हैव नो सॉलिड जस्टिफिकेशन फॉर दैट। कोई शक की बात ही नहीं है कि उन्होंने लीड किया जंग के दौरान और बहुत शानदार तरीके से फतह हासिल की, और इंडिया को ये नालायक एडवाइज़र हैं और नालायक पॉलिटिशियंस हैं जो इतने बड़े ऑफिस को डेनिग्रेट करते हैं। मेरी नज़र में एक ज़बरदस्त ऑफिस था जिसको इन्होंने खाम का चापलूसी कह लें या खुशामद कह लें, जो भी कह लें, या नालायकी कह लें। बिफोर यू कमेंट ऑन जुडिशरी, इसको फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अभी एक तो ये कि जिस इदारे ने या जिन इदारों ने मिलकर ये जंग लड़ी है, सारे वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, लेकिन जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट हैं। हो सकता है उन्हें ये खुद फील हुआ हो कि उनको मज़ीद एक सेंट्रलाइज सिस्टम की ज़रूरत है, और वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का एक इदारा है और उनकी आपस में इस पर कोई कोऑर्डिनेशन हुई हो, तो उसके नतीजे में सारा कुछ हुआ। व्हाई आर यू सस्पेक्टिंग गवर्नमेंट ऑन दिस? मैं इसलिए सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि चीज़ एक जिससे हमें कामयाबी मिली है जब ये चीज़ नहीं थी, और हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव, ना सिर्फ उधर बल्कि अफगानिस्तान में भी इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी मिलिट्री डिप्लोमेसी आपकी कामयाब हुई। हम कामयाब जा रहे हैं, बट वो उसको डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं ना, उसी को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उसी को। देखिए, डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं, जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरी फौज, मेरा आर्मी चीफ, मेरा कोई भी आर्म फोर्सेस का बंदा जो है वो इस सारी सियासत में इन्वॉल्व हो, और ये हुकूमत जो है हर मौके के ऊपर जो है उनको ये इन्वॉल्व कराती है और खुद साइड मार जाती है। चीमा साहब, योर टेक ऑन क्विकली, फिर मैंने जरा अगले टॉपिक की तरफ जाना। देखिए, बात ये है, अब ये मिलिट्री टर्म्स हैं, अब मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उसमें सिनर्जी बिल्ड करनी होती है। आपने अपनी एफिशिएंसी दिखानी है। देखिए, एक है आप मौजूदा हुकूमत पे क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल करें, आप किसी भी चीज पे क्रिटिसाइज करें। एक है फोर्सेस की क्या रिक्वायरमेंट है, जो फोर्सेस की रिक्वायरमेंट में और दुनिया में क्या ये मॉडल हम अकेले लेके आए हैं? क्या इंडिया के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा नहीं क्रिएट हुआ? क्या आपको पता है कि उसके ऊपर आज भी वहां पे वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन में काम कर रहे हैं बावजूद भी? सर, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, ये पूरी दुनिया में डिसीजन मेकिंग मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, और ये बिल्कुल ये जरूरत थी, मैं समझता हूँ लेट फैसला किया गया है, सबसे आखिर में फैसला किया गया। दुनिया ने पहले फैसले कर लिए, और ये डिसीजन मेकिंग का मॉडल अगर हम चलो गलत है तो बरतानिया भी गलत है, अमेरिका भी गलत है, यूरोपियन ममालिक भी गलत है, भारत भी गलत है। तो ठीक है, हमारी अपनी एक अप्रोच हो सकती है, हुकूमत से हमारे मसले हैं वो रहेंगे। पॉलिटिकल दुश्मन से इन्फ्लुएंस तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। भारत से इतना इन्फ्लुएंस होने की क्या जरूरत है? क्या हमने उनको जंग नहीं हराई? ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल इंपॉर्टेंट है, भारत इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, भारत, आपने 36 दफा भारत का नाम लिया। देखिए, करेक्टर ऑफ वॉर चेंज हो गया चोर साहब, मुझे और आपको शायद हम लेमैन हो करेक्टर ऑफ वॉर में। अभी देखें, पहले होता था जी जमीनी फौजें लड़ती हैं, अब जमीनी फौज सिर्फ अकेले नहीं लड़ती, आपको साइबर स्पेस चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एफिशिएंसी चाहिए। वैसे मैं एक आई डू नॉट एग्री। ओके, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। आप दोनों का नुक्ता आ गया। जनरल आमिर रियाज साहब जो कोर कमांडर भी रहे हैं बलूचिस्तान के भी, और जी हाँ, वो सदर्न कमांड के कोर कमांडर भी रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर आर्मी में रहे। उन्होंने कहा कि ये थॉट प्रोसेस 2006 में व्हेन आई वाज कर्नल, तो ये उस वक्त जो है वो इस पर डिस्कशन थी या ये परसीव किया गया था, लेकिन अब ज़ाहिर है प्रैक्टिकली वो मटेरियलाइज हो रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस चल रहा था। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुझे ज़रा दो बातों के जवाब दीजिएगा इख्तियार वली साहब। एक तो ये कि ये फैसल साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने हर मसले को कंट्रोवर्शियल कर देना होता है और आप इदारों को भी कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं अपनी लेजिस्लेशन के ज़रिए। 1 2 ये बताएं कि ये सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना क्यों दिया गया है? क्या अवामी नुमाइंदों को अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई साहब। देखिए, सदर मुमलिकत का जो अपना ओहदा है वो कोई इतना ज़्यादा, मतलब वो कितना ऑफिस है और कितना वो अवामी है वो आपके सामने, वो तो एक सरमोनियल वो है, जिम्मेदारी है, और उस पर वो इतना नहीं। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ऑलरेडी दुनिया में उसका मौजूद है,
ये नहीं है कि हम कोई दुनिया के पहले मुल्क हैं जो इस तरह हम करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम उस पे ज्यादा बात करने से इस चीज को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज किया इवन, हालांकि दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट व्हिच वाज प्रेजेंटिंग इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो है तो उनको ये इम्यूनिटी हासिल हो जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जब पता चला तो उन्होंने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा किया एंड विद थैंक्स उन्होंने उसको रिफ्यूज भी कर दिया। तो मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वैसे भी अगर वो तमाम सर्विसेज चीफ के वो सुप्रीम कमांडर हैं, वो तमाम इदारों के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो है कमांडर हैं, तो अगर इतनी इम्यूनिटी इनको मिल जाए तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। और वैसे भी जरदारी साहब ने बड़े करदा ना करदा गुनाह जो है उसकी सजाएं वो काट चुके हैं, ना करदा गुनाहों की। तो अच्छा यार वली साहब, वैसे आखिरी का जुमला जो है ना, वो कहते हैं बैट्समैन बहुत अच्छे शॉट्स खेल रहा था और एकदम बॉल खड़ी कर देता है। ये आपने बॉल खड़ी कर दी है भाई, आपके दौर में उनके ऊपर केसेस बने हैं, तो करदा ना करदा तो फिर आप पे चला गया ना। ये बड़ा अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, अब एकदम बॉल आपने खड़ी कर दी है दायरे के अंदर ही। बात ऐसी है आदिल साहब के आप हमारे खाते में डालते हैं या किसी खाते में डालते हैं, लेकिन मुझे तो आप किस खाते में डालना चाहते हैं उसमें डाल दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 4.25 साल, मतलब मुझे याद आता है, मैं विटनेस करता हूँ उस चीज़ों को। 2018 में जब नवाज शरीफ साहब ने उनको कहा था और मौलाना साहब ने कन्विंस किया था नवाज शरीफ को 2018 में बना नहीं। ये आज वैसे अभी ये मौजू नहीं है मेरा, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो आप लोगों ने खुद एक दूसरे की की है ना, वो तो आपका नाम जुबान काटी वो कहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने, पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया इन्होंने, ज़िया साहब के साथ और फिर 90s में अब वो इम्यूनिटी भी दिलवा रहे हैं ना। आप देखें, अब वो जो किया उसके बाद वो इम्यूनिटी मजबूरी है। ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं मानते पे, वो नहीं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, कह रहे हैं खच्चा मारे ने तो सानू जरूरत है उन्होंने दी जी। एक 4 भाई की बात मैंने कह दी है। फैसल मेरा छोटा भाई है, ये जहाँ पर बैठे हो उधर दूसरा गेस्ट ना ही बुलाया करे, इनके पास अपनी ये ज्यादा सच बोल देता है। ये नहीं, इसके पास गप बड़ी होती है और ये गप खत्म नहीं होती है। अच्छा चले, मैं जरा जजेस के मामले पे आना चाहता हूँ, बिकॉज ये तो हमारी सियासत है, इसका सबको अंदाजा है कि ये इसमें दिन ऊपर मैं वैसे आपको एक जुमला बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कन्विंस किया था नवाज शरीफ को कि इमरान खान की जाली असेंबली में हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें ओथ नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ वाज कन्विंस्ड बाय मौलाना फजलुर रहमान। फिर नवाज शरीफ साहब गए हैं आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उन्होंने उनको कन्विंस किया, लेकिन कन्विंस होके भी उन्होंने वो बात मानी नहीं। और उसके बाद जो भुगता, या फिर वो हमने भुगता या फिर जरदारी साहब ने भुगता। तो चलिए, अब मेरे ख्याल में बीमार भी बहुत है और अगर उनको मिल जाती है कोई इम्यूनिटी तो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, राइट। हमारी डिस्कशन जारी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम इश्यूज पर बात करेंगे, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। फैसल साहब, अब आ जाएं जरा जी जजेस वाले मसले पे। आप उनकी मनी ट्रांसफर करते हैं ये अदलिया पर कदगन लगाने के मुतरादिफ। देखिए, जो ये 26वीं आईनी तरमीम है और 27वीं आईनी तरमीम है, ये स्पेसिफिकली लाई ही अदलिया को जो है आप कहें कि उनके पर काटने के लिए, उनकी ताकत को अंडरमाइन करने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए है। इसमें जो 26वीं तरमीम का जो तरीक़ेकार था, या अब देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आपने बनाए, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लेके आए जिसके तहत चीफ जस्टिस के हाथ से निकाल के जो है वो जो बेंच बनाने का, ये सिर्फ 10% पाकिस्तान के ऊपर है ना। ये पंजाब में है जो नून लीग जो कि मुहर्रिक थी इस 26वीं और 27वीं की, ना ये पंजाब में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, ना वहाँ पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है। KP, बलोचिस्तान, इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की हद तक, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक है। और एक वो सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने किए हुए। अब उससे तासुब आया, यानी एक जजेस हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो तारीफ है ना आइन में, वो कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो होगी चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पे मुश्तमिल होगी, और उसके बीच में चंद को आपने पिक एंड चूज़ करके जुडिशल कमीशन के ज़रिए आपने लगा दिया अपनी मर्जी का, और उनसे
आपने ये नहीं देखा कि क्राइटेरिया क्या डिफाइन आपने किया। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मेरे पास चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पूरा जो उनका 16 मई 2006 की डॉन अखबार में वो पूरा दोबारा वो छपा हुआ है, आप उसको जाके निकाल लें। उसमें 6 साल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ये जो बहुत जिक्र करते हैं ना जी, 2006 में उन्होंने कहा था जी कि हम ये बनाएंगे। अब यहाँ पे जब आपने जो जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार इस वक्त अपनाया, या तो आप इंडिया की तरह आप कहते हैं ना कि इंडिया में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है जी, उसमें 5 सीनियर जजेस कॉन्स्टिट्यूशन केसेस सुनते हैं, ओके, सीनियरिटी का प्रिंसिपल है। यहाँ पे आप जूनियर मोस्ट को अपॉइंट कर रहे हैं एज़ पर जो स्टेटली न्यूज़ भी आज छपी है कि जी आप कह रहे हैं कि जूनियर मोस्ट जजेस को आप उसमें लगाएंगे, जब आप हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ना इख्तियार लेना था, तो आपने 6 साल के लिए सिर्फ जो है ना, उन्होंने कहा जी कि ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के मुकदमात वो सुनेगी। अब जो ये ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट आप प्रैक्टिकली अंडर द न्यू अमेंडमेंट वो CFF यानी जो फेडरल FCC के नीचे आ गई है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नीचे आ गई है, वो बाउंड है उनकी जजमेंट्स के और जजेस की ट्रांसफ़र का जस्ट टास्क। अब मुझे बताएं कि जिस तरह से सॉलिड रीज़न इस चीज़ की कोई है, आपने सो मोटो का इशू था 184(3) अमेंड कर देते, इनको काम भी नहीं करना आता, यानी आप पूरा एक चीज़ जो है उसको गड़बड़ करते हैं। भाई अगर आपको सो मोटो से था तो 184(3) को अमेंड, आप 7 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, आप कहें जी 7 सीनियर मोस्ट जजेस फैसला करेंगे सो मोटो हो सकता है कि नहीं होता, कभी भी नहीं होता। पाशा साहब मुझे बताइएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों जरूरी थी, इसका मकसद जो है वो क्या था, और अदलिया की कारकर्दगी पर इसका कोई इम्पैक्ट होगा? क्योंकि फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को अंडर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सारा प्रोसेस किया है, अगर आपने सो मोटो पे ऑब्जेक्शन था तो 184(3) को आप अमेंड कर लेते। इसके अलावा ये जो बात लेटर एंड स्पिरिट में इसको नहीं फॉलो किया जा रहा, बस सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। गुड, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एतराज़ करने वाला बात है वो तो अब ख़त्म ही हो जानी चाहिए। हाँ, वो कहानी पुरानी हो गई। ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पिछले 7-8 महीनों से काम कर रहा है और आपने देखा कि कोई इख्तियारात का तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम करता रहा। ऑडियो दें स्टूडियो के अंदर फैसल चौधरी साहब को। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वजूद में आया और वो अपना काम कर रहा है, तो अगर आप उस दिन से लेके आज दिन का डाटा निकालें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिस्पोजल केसेस के हवाले से, तो आपको नज़र आएगा कि डिस्पोजल का खातिर खा इजाफा हुआ है और वो केसेस जो बड़े अरसों से कई डिकेड से पेंडिंग पड़े हुए थे, आम आदमी का केस, मैं किसी एलीट क्लास के केस की बात नहीं कर रहा, आम आदमी का केस, चाहे वो क्रिमिनल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस हैं, 11, 12, 13, 14 साल लग जाते हैं उनको और केस सुनवाई के लिए नहीं लगता, वो अब लग रहे हैं। पहले 15, 16 या 14 से जो पेंडिंग थे वो लगते थे, अब ये 2020 के लग रहे हैं इन दिनों। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के केसेस फिक्स होना शुरू हो गए हैं और इसी तरह सिविल केसेस भी रोज़ाना लग रहे हैं और डिसाइड हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तजर्बा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हो गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने में कोई हर्ज नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। सिर्फ ये होगा कि एक चीफ जस्टिस साहब हो जाएंगे जो इंतज़ामी अमूर संभालेंगे, बाकी वही पैटर्न है जो 7-8 महीने से चल रहा है। लेकिन सर लोअर कोर्ट्स का क्या होगा, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में तो लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो तो इशू एड्रेस नहीं हो पा रहा ना, वो तो पेंडिंग में है। जहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी वहाँ रिफॉर्म्स नहीं लाई गई अभी तक। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि जो लोअर बेसिक कोर्ट है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ पे अभी तक मसाइल इसी तरह मौजूद है। जजेस की तादाद में वहाँ पे इजाफा होना चाहिए और केसेस की बाकायदा कोई डिस्पोजल के लिए कोई और मेकनिज़म बनाना चाहिए। अगरचे हर साल जुडिशल पॉलिसी रिव्यू होती है और डिस्पोजल के लिए डेडलाइंस दी जाती हैं, लेकिन वो भी हल नहीं है। उसमें हमने देखा है कि कई जो स्लॉटर किया जाता है कई केसेस को, प्रॉपर सुनवाई भी नहीं होती। तो ये चीज़ें बहरहाल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है
कि वहाँ पे बेहतर करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो ये देखें ना, ये दो चीज़ें हो गई ना, एक लोकल गवर्नमेंट का कुछ नहीं एड्रेस हुआ और ना लोकल लोअर कोर्ट्स का मसला हल हुआ। ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के और इनको एड्रेस होना चाहिए था। इख्तियार वली साहब ज़रा इसका दोनों का जवाब दे दें, फिर मैंने फैसल साहब की तरफ आना है कि ये दोनों इश्यूज़ तो अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, लोकल बॉडीज़ वाला भी और लोअर कोर्ट्स वाला भी। अवामी मसला जहाँ लाखों लोग साइलिन रोज़ धक्के खाते हैं। मैं जरा अपनी पहली बात मुकम्मल कर लूँ जो आपने सुनी नहीं। मैं कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी यही वावेला किया जाता था कि हाई जी लुट गए थे, मर गए थे, खप गए, पता नहीं क्या हो गया। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी यही कह लेते थे कि ये हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, एंड द रूलर्स एंड द रूलिंग पार्टीज दे आर गोइंग टू अमेंड 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि सच कुछ नहीं था। फिर उसको डी इंटेंसिफाई करने के बाद ये लोग उसका क्रेडिट लेते थे कि वरना ये तो ये कर देते, ये तो वो कर देते हैं। इमरान खान की पार्टी तो हमने फिर ये किया और वो किया, सारा ड्राफ्ट हमने बनाया, अगले दिन वोट देने भी नहीं आए। तो अब हमने जो पार्लियामेंट है उसका बुनियादी काम, वाहिद जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है, जो कोर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज लेजिस्लेशन, कानून बनाना, कानून में तरमीम करना। और जिस कानूनी तरमीम से और जिस कानून साजी से मुल्क मजबूत हो, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, तो क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आपको ये जो हालात बदल गए हैं ना, जो मई में पाकिस्तान पर हमला किया था इंडिया ने, अब आपको जंगें जो है मुख्तलिफ महाजों पर लड़नी पड़ती हैं। पहले आपकी जंग होती थी बॉर्डर पर, फिर आपकी जंग ज़रा ज़्यादा होती है समुद्री हुदूद पर, फिर उसके बाद आपका एरियल स्पेस होता था, वहाँ पर आपके बॉर्डर होते हैं। अब आपको मीडिया पर भी लड़ना पड़ता है, अब आपको सोशल मीडिया पे भी लड़ना पड़ता है, आपको स्पेसेस में भी लड़ना पड़ता है, मल्टी डोमेन में आप कह रहे हैं कि वो फाइट है, डिप्लोमेटिकली भी लड़ना पड़ता है, आपको फाइनेंशियली भी लड़ना पड़ता है और आपको नैरेटिवली भी लड़ना पड़ता है। Okay. तो अब आपको नई दुनिया के मुताबिक नए प्रोस्पेक्टिव में आपको उसको देखना होगा। कैनवस चेंज हो गया है। Right. तो मेरे ख्याल में वो पुरानी बातें जो है उसको भूल जाना चाहिए। हम जो भी करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। अदरवाइज आज से 5 साल पहले आप देख लें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा था डिप्लोमेटिकली। वी वर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। आप 5 साल पहले देख लें कि इकोनॉमिकली हम कहाँ पर खड़े थे, कुछ भी नहीं। कोई मुल्क हमारे साथ बैठने को, बात करने को कोई तैयार नहीं था। ये इनका एक इमरान खान एक ये कह रहे हैं बहुत बेहतर थे, फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं वो कि मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उनका जुमला आप तक पहुंचा। मुझे ये बताइए, इनके सामने इनको आपने चाय में पता नहीं क्या पिलाया है, ये करते हैं कॉफी पी है तो चाय तो नहीं पी, कॉफी भी है, कॉफी। अब कॉफी में पता नहीं क्या, कॉफी उसके मड़ा कॉफी उसके, हमने इन्हें कॉफी में अल्लाह काफी अल्लाह शाफी पिलाया। बस अब उसका असर देखिए आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, वो कह रहे हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वी हैव डन इट। आप क्यों क्रिटिसाइज करें? 5 साल पहले यू पुट अस इन अ सिचुएशन वेयर वी 5 साल पहले के आप 22 के फिगर्स देख लें, एफडीआई के, इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, हमारे जीडीपी ग्रोथ के, हमारी जनरल ग्रोथ के, तो आपको इनका फर्क पड़ जाएगा। और इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो कहते हैं आप हमें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में डाल कर गए। वो कहते हैं आप बैंक अपना IMF की शराइत ना मान के आप हमें डिफॉल्ट के करीब डाल कर गए। वो कहते हैं आप जो है वो बूम एंड बस्ट साइकिल में ही वो डाल कर गए। वो तो ये नहीं कह रहे, लेकिन ये मैं ये उस वक्त इन्होंने हुकूमत क्यों कराई? फिर उसको कॉन्सिक्वेंस फेस करने देते, ठीक है, उस वक्त इलेक्शन करवाते, फिर ये खुद बराजमान और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जो IMF की रिपोर्ट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट, मैं कोई अपनी रिपोर्ट नहीं कह रहा, आप उन रिपोर्ट्स को, उन्होंने कहा जी कि 3 दहाइयों में पाकिस्तान ने जो हासिल किया, 3 सालों में इस हुकूमत तबाह बर्बाद कर दिया, ताराज कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है आदिल कि इनकी तो पोलिटिकल लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है। इनके इलेक्शंस के ऊपर इंडिपेंडेंट जो लोकल और इंटरनेशनल मीडिया है और जो फोरम्स हैं, वो क्या उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन है, ठीक है, और ये इनकी अपनी क़यादत भी इलेक्शन हार गई। ये तो अब यहाँ हो चुका है ना, ये तो आप चाहे। उसके बाद ये कि अवाम के वसीत और मुफाद में ना 26वीं आई ना 27वीं आई, जो उसमें अवाम का मुफाद क्या है? अवाम का तो कोई मुफाद नहीं है। देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में पाश साहब की जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं उससे ज़रा डिफर करता हूँ। देखिए, एक तो 82% केसेस आपके लोअर सबॉर्डिनेट जुडिशरी में यू हैव आस्क्ड वेरी राइटली कि वहाँ पे तो आपने किया नहीं। अगर आपको इतना अवाम का दर्द होता या कि
लिटिगेशन पेंडिंग है, बड़ी तो आप हाँ वो नहीं, वो अख्तियार वली साहब के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे जाके काम करते हैं, आपने वहाँ पे तो काम किया नहीं, ना करना है आपने। और दूसरी बात ये है कि जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कितने केस फारग किए, एक के अलावा या दो के अलावा 8 महीनों में, या तो आप तो पाशा साहब कहने बहुत अच्छा काम नहीं किया तो उसके बाद आप देखें ना 5 जज आपने सुप्रीम कोर्ट से निकाल लिए, आपने 5 जज निकाल लिए, जो फिगर्स हैं जाके आप ले लीजिए। डिस्पोजल तो पहले भी सिविल केसेस की लगती थी, जब खोसा साहब थे तब जो डेथ सेंट अपील्स थी वो 0 करके गए थे आसिफ सईद खान खोसा साहब के पास। अब इसमें देखें जुडिशल कमीशन का तो बिल्कुल ही एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया गया ना इस 26वीं तरमीम में, यानी अब उसमें उनका अमल दखल इतना हो गया कि जिसको मर्जी लगा दें। क्राइटेरिया जजेस के अपॉइंटमेंट का नहीं है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना है या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाना है, फिर क्राइटेरिया दें कि भाई जज इतना होगा, उसका ये सीनियरिटी प्रिंसिपल होगा, या उसकी कैपेबिलिटी में ये चीज़ें आएंगी। देखिए ना, कुछ जजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हम सारे प्रैक्टिस करते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करता है, कोई सिविल की प्रैक्टिस करता है, कोई क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करता है। ये हर किसी की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, स्पेसिफिकेशंस होती हैं। आपने जो टॉप के कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड्स हैं जजेस, उनको साइड पे कर दिया, ठीक है, और वो उस वक्त आपके ब्लू आइट थे जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस है। अब आपने अदलिया, जमहूरियत और सिविल सुप्रीमेसी को दफन करने के लिए ये आपने अमेंडमेंट्स लाए हैं। आपका इसमें ना अवाम का कोई ताल्लुक है। आप एलीट की आप बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सर कौन से एलीट लिटिगेंट्स जाते हैं, कौन से आम लोग जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट की लिटिगेशन का खर्चा आपको पता है? सबसे ज़्यादा जो आम लिटिगेंट है ना आदिल, वो रहता है नीचे लोअर कोर्ट्स में, उनकी तो फसलें नहीं होती, वो सेशन कोर्ट से आगे आते ही नहीं है। और जो ये बाद में है, ये तो गवर्नमेंट की क्योंकि खर्चे पे क्रिमिनल अपीलें आती हैं, ज़्यादातर वो होती हैं, बहुत कम होते हैं लोग अपना खर्चा करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वकील और सुप्रीम कोर्ट की लिटिगेशन अफोर्डेबल ही नहीं है। तो पाशा साहब, एक तो आप ये फैसल साहब जो ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं इस पर भी जवाब दीजिएगा, और फिर बताइएगा कि ये जो ट्रांसफ़र वाली बात है, अदलिया की आज़ादी, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ होती है? 100% होती है। देखें आदिल साहब, बात ये है कि मैं अनफॉर्चुनेटली वो डाटा नहीं लेकर आया, लेकिन आज भी कोर्ट में बैठा हुआ था और वहाँ पे मुझे एक बेंच की तरफ से ये बात आई कि अब 2020 के केसेस लग रहे हैं और 2022 के भी केसेस लग रहे हैं, अपील्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि पिछले 7-8 महीनों में जो क्रिमिनल बेंचेस हैं 2-3 बनाए हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उसका मैं ये समझता हूँ कि ये उसका एजाज़ है कि जो एक जो तो फुल कोर्ट जो है वो अब बैठती नहीं है, जिस तरह 3-3 महीने जो है किसी आइनी केस की समाअत में लग जाते थे और पब्लिक का टाइम ज़ाया होता था। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा है, उसने एक फ़ैसला किया है, 2 किए हैं या 10 किए हैं, डैट इज़ मतलब मेरे हवाले से डैट इज़ इमैटीरियल। असल बात यह है कि जो आम आदमी के केसेस की डिस्पोजल हो रही है वो मैटर करती है, और उसमें बहरहाल एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा जो बेंचेस हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ठीक काम किया है। हो सकता है मेरे खिलाफ फैसले किए हों, मेरे हक में किए हों, ये इससे कतई नज़र मैं डिसीजन आप कह रहे हैं उनकी तवज्जो अब अपने सही काम पे, असल काम पे आ गई, बात कर रहा हूँ काम की तरफ आई हुई यार, वो कर रहे हैं। जहाँ तक जजेस की ट्रांसफ़र का ताल्लुक है, उसमें कुछ मेरा ख्याल है मज़ीद तरमीम भी कर दी। अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले देख रहा था कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये जो रायशुमारी हो रही है, जुडिशल काउंसिल के पास चला गया ना उनका, वो अगर अग्री नहीं करेंगे तो उन्हें फारिग नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ट्रांसफर जो है वो किसी एग्जीक्यूटिव ने नहीं करनी, सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, और उसमें जजेस भी हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, सीनियर पीनी जजेस भी हैं, बार के भी मेंबर्स हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा है, आप कह रहे हैं वो प्रोटेक्टेड है, बार कौंसिल का नुमाइंदा है, जजेस अब प्रोटेक्टेड है। एक बात आज, अगर ये बात आदिल साहब एक बात सुने, अगर आज ये कहा जा रहा है कि इसकी फॉर्मेशन ठीक नहीं है, तो ज़रा आप गिनती कर लें, कल आने वाले जुडिशल कमीशन के में 2 जजेस जो इधर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हैं वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं, या बार कौंसिल का कोई नुमाइंदा जो है वो दूसरी साइड पे चला जाता है, तो उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो डोमिनेट करेंगे जुडिशरी वाले, ठीक, जो कि पहले तो ये कोई बात नहीं है कि सारे, और ये वो लोग हैं जो कि
26वीं तरमीम आने से पहले अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उन पे आप ये ना लगाएं कि वो जो एग्जेक्टिव के नीचे लग गए हैं और एग्जेक्टिव के कहना मानते हैं। राइट। कल आप देख लें जस्टिस मंदोखेल साहब, उनके बारे में क्या इनको ट्रोलिंग करते रहे, क्या कुछ उनको नहीं कहा, ग्रिल करते रहे। आज जब उन्होंने ये फैसला दिया स्पेशल सीट्स के हवाले से, क्या कभी अपोजिशन की तरफ से उनकी तारीख में कोई लफ्ज़ आया? ये वो जजेस हैं जिनको कहते हैं कि ये बेनिफिशियरी है। सर ये इतना आसानी से माफ नहीं करते ट्रोल्स जो हैं, ये कहते हैं पूरा आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट, ये 100% आपको अपने साथ मांगते हैं, कोई आइन कानून उसूल नहीं है। देखिए आपके खिलाफ फैसला हो सकता है, आपके हक में भी हो सकता है। अच्छा इख्तियार वली साहब एक सेंटेंस में बिल्कुल ऐड करूंगा। देखिए ये जो कहना है ना कि सुपीरियर कोर्ट्स का असल काम अपीलें सुनना, ये गलत बात है। अच्छा, सुपीरियर कोर्ट्स का काम ही आइन की इंटरप्रिटेशन है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो एज है ना बाकी कोर्ट्स के ऊपर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का इख्तियार है। वरना तो जो ये ग्लोरीफाइड अपीलेट कोर्ट्स आपने देनी है, तो 4 अपीलेट कोर्ट्स का तो दुनिया में तस्वुर ही नहीं है कि आप 4 अपीलेट कोर्ट्स रखें। इससे हमारे यहाँ जैसे जो एरियाज़ हैं या हमारे जैसे माशरों में तो लिटिगेशन मोस्टली होती है एक दूसरे को तंग करने के लिए, मेरिट पे नहीं होती। तो इसलिए तो पासिंग द पिलो चलता रहेगा, वो इसी तरह चले रहेगा। ये कहना कि जी आइनी मुकदमात सुनना सुप्रीम कोर्ट का वक्त का ज़ाया, मैं इसको समझता हूँ कि बिल्कुल इस बात की बुनियाद नहीं है, ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आइन की इंटरप्रिटेशन करना और सबसे मेजर काम है वो कोर्ट्स ऑफ लॉ है, कोर्ट्स ऑफ फैक्ट नहीं। ओके लेकिन मसला ये है ना कि अब टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मसला ये है ना कि वो जिस तरह की इंटरप्रिटेशन की गई है पास्ट में, वो भी एक सवालिया निशान है ना। उस इख्तियारात का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया है, पूरी तशरीहात चेंज कर दी गई थी, अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे और आम लोगों को शामिल नहीं करेंगे जिस तरह से वेस्ट में होता। राइट। इख्तियार वली साहब 1 मिनट बिकॉज टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल, मुझे ये जो वज़ीर आला केपी का बयान है, आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ जाएगा मामला? और उनके बयान से जो इदारों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है, किस तरह का धचका पहुंचाया गया है, क्या देखते हैं? व्हाट डू यू सी? यार उस पे आदिल बंदा क्या तबसरा करे, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अली अमीन तो फिर भी 1.5 साल निकाल गया, ये तो लग नहीं रहा कि ये कोई 1.5 महीना भी निकाल ले। ये बंदा तो मतलब मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, ये तो सारी चीज़ों के खिलाफ ही जा रहा है। मतलब ये जो देने वाला इसने बयान दिया है जिसको रिपीट भी नहीं किया जा सकता, मतलब कंडेमनेबल क्या, वो तो मतलब डर्टी स्टिंकिंग स्टेटमेंट है। उस पर बंदा क्या बहस और तबसरा करे? एक बंदा अगर, और बड़ा शौक है मौसूफ को कि मैं कहलाए कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। यार चीफ एग्जीक्यूटिव का मुंह ऐसा होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव के आपको क्या लग रहा है, ये महीना 1.5 महीने में फारिग हो जाएंगे वज़ीर आला? मुझे तो नहीं लगता। जो उनके मामलात हैं, अगर आपके 2 पहिए पटरी से नीचे हैं और 2 पटरी पर हैं तो आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मगर आपको क्या लग रहा है 1.5 महीने में फारिग हो जाएंगे वो? गाड़ी रोक के इंजीनियर भेज के पटरी पे चढ़ाए, यही लग रहा है। गाड़ी को तबाह न करें, गाड़ी बड़ी मुश्किल से चलती है और केपी की गाड़ी तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से चल रही है ना कि सर वो गाड़ी के पहिए जाम हो चुके हैं। अच्छी बात है कि फिर आप ड्राइवर बदले, कोई मुनासिब ड्राइवर लगाएं। पहला भी ड्राइवर आपको पसंद नहीं था, फिर तुसी लग जाओ। थैंक यू सो मच। इख्तियार वली साहब, वक्त खत्म हो गया। फैसल चौधरी साहब, हसन रजा पाशा साहब, कमर चीमा साहब मौजूद है प्रोग्राम, बस इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।